तीनों बेटियों के काले रंग की वजह से गांव में सब हमारी बच्चियों का मजाक बनाते हैं और इस वजह से हमारी बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पाती। इंसान की कमजोरी पे हंसने का तो लोगों का काम ही होता है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। माँ, फिर भी हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। आपको पता नहीं माँ, मोहल्ले वाले हमें काली कलूटी और न जाने क्या क्या कहकर चिढ़ाती हैं। हाँ माँ, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारा अपमान करे, इसलिए हम घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और भी काले लोग हैं, पर वो तुम तीनों की तरह इस तरह घर में छुप कर बैठे नहीं रहते। तीनों बहनें काली होने के कारण कभी अपने घर से बाहर तक नहीं निकलती थीं और मजबूरी में कभी निकली तो लोग इनका मजाक उड़ाते थे। अपनी बेटियों को सारा दिन घर में कैदी की तरह देखकर गरीब माता पिता हमेशा परेशान रहते थे। सुनती हो, तीनों बेटियां ऐसे ही घर में बैठी रहीं तो इनका विवाह कैसे होगा? काली होने के कारण वैसे भी इनसे कोई विवाह नहीं करना चाहेगा। पता नहीं भगवान कैसी परीक्षा ले रहा है। एक दिन जब तीनों बेटियां उदास होकर बैठी होती हैं, दिया, क्या काला होना पाप है? नहीं रिया, देखना एक दिन हम भी गोरे होंगे। दिन में सपने देखना बंद कर, सूरज कभी पश्चिम से उगा है। तीनों बहनें बात कर रही होती हैं, तभी अचानक अनीता के चिल्लाने की आवाज आती है। माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर तीनों बेटियां झट से अपनी माँ के पास पहुँच जाती हैं। क्या हुआ माँ? उठिए माँ, आंखें खोलो माँ। माँ! शोर सुनकर शेखर भी वहाँ आ जाता है। अनीता, आंखें खोलो अनीता। बेटी, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाती है और अनीता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। माफ करिएगा, बुरी खबर है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी अनीता को? बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी माँ को? आपकी माँ को ब्लड कैंसर है। ये सुनकर चारों की पैरों तली जमीन खिसक जाती है। क्या? अनीता को कैंसर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माँ को कैसे नहीं हो सकता? ये सच है बेटा, आपकी माँ की हालत बेहद गंभीर है। डॉक्टर साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, जितना जल्दी हो सके इनका इलाज शुरू कर देना चाहिए। और इलाज में कितना खर्चा होगा साहब? कम से कम 1 करोड़ रुपए। और इलाज शुरू करने से पहले पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मैं गरीब, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? हम गरीबों के जीवन में इतने दुख क्यों लिखे होते हैं? पैसे नहीं होने के कारण घर पर ही इलाज करवाने की सोचकर शेखर अनीता को घर पर ले आता है। कुछ दिन बाद बीमार अनीता और शेखर मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल जाते हैं। तभी रास्ते में उन दोनों को एक छोटा सा बकरी का बच्चा दिखाई देता है जो काफी जख्मी अवस्था में पड़ा था। शेखर, देखो तो बकरी का बच्चा घायल पड़ा है। अरे हाँ, इस बच्चे के पेट से तो खून निकल रहा है। इसे जल्दी से पानी पिलाइए ना, वरना ये मर जाएगा। हाँ, मैं उस ढाबे से पानी लेकर आता हूँ। शेखर पानी लेने के लिए सड़क के उस पार वाले ढाबे पर चला जाता है, मगर सड़क पर आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक शेखर को कुचल कर चला जाता है। ये दृश्य देखकर अनीता चीख पड़ती है। नहीं! अनीता बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तब वो अपने घर में होती है। सारा परिवार सदमे में होता है। माँ, अब तो पापा भी नहीं रहे, अब हमारा क्या होगा? आपका इलाज भी कैसे करवाएंगे? लगता है हमारे साथ भगवान की दुश्मनी हो गई है। शेखर की मृत्यु के बाद इस परिवार का जीना दुश्वार हो चुका था। अब इनके खाने के भी लाले पड़ चुके थे। ऐसे ही एक दिन सब उदास बैठे हुए थे। तभी वही बकरी का बच्चा वहां आता है। अरे, ये तो वही बकरी का बच्चा है जो उस दिन हमें घायल पड़ा मिला था। माँ, ऐसे मैं घर से बाहर निकाल देती हूँ। इसी की वजह से मेरे पापा की जान गई है।
हाँ माँ, ये मनहूस बच्चा है। ये लोग बकरी के बच्चे को कोस रहे होते हैं, तभी एक चमत्कार होता है। बकरी का बच्चा इंसान की तरह बातें करता है। आप लोगों का गुस्सा जायज है, पर मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। बकरी के बच्चे को इंसान की तरह बात करते हुए देख सब दंग रह जाते हैं। अरे, ये तो हमारी तरह बात कर रही है। ये कोई आम बकरी का बच्चा नहीं है। हाँ, ये कोई चमत्कारी बच्चा है। मैं यहाँ अपनी माता को लेकर आई हूँ, वो तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। मगर तुम्हारी माँ है कहाँ? अनीता, मेरे बच्चे के कारण तुम्हारे पति की मौत हुई थी और इसी कारण तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया है। ये जानते हुए भी तुम यहाँ आई हो। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगी। तुम तो जानती हो बकरी, इस समय हमारी हालत कितनी खराब है। मुझ पर विश्वास करो, समझो आज से तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। कैसे? अनीता, मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगी। तुम मुझसे 2 बार में जो चाहे वो मांग सकती हो, पर याद रहे, तीसरी बार मांगने पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो मांगो वो सोच समझ कर मांगना। ये सुनकर अनीता और उसकी बेटियां सोच में पड़ जाती हैं। माँ, इसने कहा हमें 2 वरदान ही मांगने हैं। हाँ माँ, इसलिए वरदान सोच समझ के मांगना। ठीक है। फिर अनीता जादुई बकरी से वरदान मांगती है। हे जादुई बकरी, मेरा पहला वरदान है कि तुम मेरी बेटियों को गोरा कर दो ताकि इनकी शादी अच्छे घरों में हो। तभी जादुई बकरी अपने जादू से तीनों बेटियों को गोरी और खूबसूरत कर देती है। तीनों लड़कियां गोरी हो जाने पर खुश हो जाती हैं। अरे वाह, मैं गोरी हो गई। सिर्फ तू ही नहीं, हम तीनों गोरे हो गए हैं। जादुई बकरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब दूसरा वरदान अभी मांगोगी या बाद में? अभी नहीं, दूसरा वरदान कल सोच समझ कर मांगेंगी। फिर दोनों बकरियों को पेड़ से बांधकर सब सो जाते हैं। अगले दिन अनीता का पड़ोसी चमन घर पर आता है। नमस्ते भाभी जी। दरअसल मैं क्रीम बेचने आया हूँ जो कालों को गोरा कर देती है। लेकिन हमारे घर में कोई काला नहीं है। ये सुनकर चमन सोच में पड़ जाता है। क्या मजाक करती हो भाभी? आपकी तीनों बेटियां कितनी काली हैं। तभी तीनों बेटियां कमरे से बाहर आ जाती हैं। हम काली थीं, पर अब गोरी हो चुकी हैं। तीनों बहनों को गोरी देख चमन दंग रह जाता है। अरे वाह, पर ये चमत्कार कैसे हुआ? ये एक राज की बात है। फिर चमन वहाँ से चला जाता है। कल तो मैंने तीनों लड़कियों को काली देखा था, आज अचानक तीनों गोरी कैसे हो गई? इसका पता करना पड़ेगा। चमन खिड़की से झांकने लगता है। देखो बेटा, अब सारे मोहल्ले में पता चल जाएगा कि तुम सब गोरी हो चुकी हो, इसलिए ध्यान रहे, जादुई बकरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना है। हाँ माँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, तो ये जादुई बकरी है। और आज रात हम दूसरा और आखिरी वरदान भी बकरी से मांग लेंगे, ये भी याद रखना। हाँ माँ, आज रात 9 बजे हम बकरी से दूसरा वरदान मांगेंगे। तुम लोग दूसरा वरदान मांगोगे, उससे पहले ही मैं बकरियों को गायब कर दूंगा। रात के वक्त अंधेरे का फायदा उठाकर चमन जादुई बकरी को चुराकर अपने घर ले जाता है। ये जादुई बकरी, मुझे पता है तेरा एक वरदान बाकी है, इसीलिए मैं तुझे चोरी करके यहाँ लाया हूँ। चल, अब जल्दी से मुझे धनवान बना दे। मुझे इतनी दौलत देना कि मेरी 7 पुश्तें आराम से बैठे बैठे खा सकें। तभी जादुई बकरी अपने जादू से चमन को गधा बना देती है। अरे, ये क्या हो गया? मैं गधा कैसे बन गया? चमन चीटर, मेरा जादू खाली भले इंसानों पर ही काम करता है। लालची और बुरे इंसानों पर मेरा जादू उल्टा काम करता है। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे दोबारा इंसान बना दो प्लीज। नहीं, तुम एक दुष्ट लालची इंसान हो, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। उधर बकरी के गायब हो जाने पर अनीता का परिवार काफी चिंतित था। हे भगवान, हमारी जादुई बकरी कहाँ चली गई?
लगता है किसी ने चुरा ली है। बकरी चोरी हो जाने पर सारे उदास हो जाते हैं। तभी बकरी का बच्चा कहता है, दूसरा वरदान नहीं मांग पाए इसीलिए आप सब दुखी हो। नहीं मेरे बच्चे, दूसरा वरदान मैं भगवान से क्या मांगती हूँ तू देख। फिर अनीता दूसरा वरदान भगवान से मांगती है। हे भगवान, दूसरे वरदान में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस बच्चे को इसकी माँ से मिला दो प्रभु। मैं समझूं कि मुझे सब मिल गया। हाँ प्रभु, जादुई बकरी किसी मुसीबत में हो तो उसे बचा लेना। इतना कहते ही वहाँ जादुई बकरी प्रकट हो जाती है। लो अनीता, मैं आ गई, पर अफसोस अब तुम मुझसे कुछ नहीं मांग पाओगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से जुड़ा होने का गम मुझे पता है, इसलिए अब तुम अपने बच्चे से अलग मत होना। हाँ बकरी, मेरे पापा के गुजर जाने के बाद अब हमारी मम्मी भी कैंसर के कारण बहुत जल्द हमसे दूर होने वाली है। माँ बाप को खोने का गम क्या होता है हम जानते हैं, इसलिए हमें दूसरा वरदान नहीं चाहिए। बस तुम अपनी बेटी से कभी जुदा मत होना। इतना सुनते ही एक चमत्कार होता है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ देवी माँ आप। मैं बकरी का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और तुम परीक्षा में पास हो गई। अब तुम भी अपने बच्चों से दूर नहीं होगी। तुम्हारा कैंसर अब मिट चुका है। हाँ अनीता, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। और ये लो, ये सोना अब से तुम्हारा है। आज से तुम धनवान बन चुकी हो। शुक्रिया प्रभु। ये तुम्हारी ईमानदारी का परिणाम है। इस दुनिया में जो कोई भी अपना काम ईमानदारी के साथ करेगा, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। कल्याण हो। अनीता के परिवार को ईमानदारी का इनाम मिल चुका था। अब वे धनवान बन चुके थे। कुछ समय के बाद अनीता अपनी तीनों बेटियों की शादी धूमधाम से करवा देती है और सभी सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करते हैं।